नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली वालों पर आई जहर भरी मुसीबत की। दिल्ली एनसीआर में आज सूरज के दर्शन नहीं हुए। पॉल्यूशन की धुंध ने सूरज को ढक दिया। दिल्ली एनसीआर का इलाका गैस चैम्बर में तब्दील हो गया। दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सांस लेना मुश्किल हो गया है। हवा इतनी जहरीली है कि दिल्ली में स्कूल बंद करने पड़े। लोगों से मास्क लगाने को कहा गया। डीजल गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई। कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई। डीजल के जनरेटर्स पर पाबंदी लगा दी गई। पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रीज पर सख्ती की गई। पूरी दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। स्मॉग गन चल रही है। यानी सरकार जो जो कर सकती है सारे उपाय लागू तो कर दिए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद भी जहरीली हवा लोगों की जान के लिए खतरा बनी हुई है। दिल्ली में रहने वालों की आंखों में जलन हो रही है, सांस फूल रही है। मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और इससे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगले 15 दिन तक दिल्ली एनसीआर के लोगों को साफ हवा मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों ने आज कहा कि अगले 2 हफ्ते तक विंड स्पीड और दूसरे फैक्टर्स में किसी तरह के बदलाव के संकेत नहीं है। अब सवाल है कि क्या किया जाए। दिल्ली सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार के साथ साथ लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। लेकिन गोपाल राय ने यह नहीं बताया कि लोग करें तो क्या करें। क्या घर से बाहर निकलना बंद कर दें? सांस लेना छोड़ दें? डॉक्टर्स कहते हैं इस तरह की हवा में सांस लेने से खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। डॉक्टर बता रहे हैं कि बचाव के लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हालात कब तक ऐसे ही रहेंगे। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि इस मौसम में हर साल दिल्ली एनसीआर का यह हाल क्यों होता है। कोई कहता है कि पराली के कारण पॉल्यूशन है, कोई गाड़ियों के पॉल्यूशन को जिम्मेदार ठहराता है, कोई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज को इसके जिम्मेदार बताता है, तो कोई दिल्ली की ज्योग्राफिकल कंडीशन को पॉल्यूशन की वजह बताता है। लेकिन ठोस, सही, कन्विंसिंग जवाब किसी के पास नहीं है। और जहां तक नेताओं की बात है, वो एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पॉल्यूशन के मुद्दे पर किस तरह सियासत हुई, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कैसी जंग छिड़ी और कांग्रेस कैसे ज्ञान दे रही है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे आज की बात में। मैं आपको डॉक्टर्स की बात सुनवाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि घरेलू उपाय करके कम खर्चे में आप अपने आप को, अपने परिवार को जहरीली हवा से कैसे बचा सकते हैं। लेकिन पहले देखिए दिल्ली का हाल। दिल्ली के लोग कैसी जहर भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। कि दिल्ली का एरियल व्यू है। तस्वीरें सुबह सूरज निकलने से पहले या शाम को सूरज ढलने के बाद की नहीं है। ये तस्वीरें दिन के दोपहर 12 बजे की हैं, जब सूरज सिर पर होता है, रोशनी होती है। लेकिन दिल्ली में दोपहर में अंधेरा छाया रहा। यह हाल फॉग के कारण नहीं हुआ। कोहरा नहीं था, बादल नहीं छाए हुए थे। यह स्मॉग है, यानी पॉल्यूशन का धुआं, प्रदूषण की धुंध जिसने सूरज को भी ढक दिया और दिल्ली को जहर भरे गैस चेंबर में तब्दील कर दिया। आज दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रहा, जबकि सांस लेने के लिए सबसे अच्छी हवा का AQI 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 100 AQI तक भी चल सकता है, लेकिन उसके ऊपर जब AQI लेवल जाता है तो हवा जहरीली मानी जाती है। 150 से ऊपर AQI लेवल यानी रेड अलर्ट। लेकिन दिल्ली में तो ये 400 के पार पहुंच गया और 500 तक पहुंचने वाला है। जरा कल्पना कीजिए दिल्ली वालों का क्या हाल है। अब दिल्ली के कुछ इलाकों में हवा कितनी जहरीली है, यह भी आपको बता देता हूं। बुराड़ी में AQI 465 है, 465। आनंद विहार स्टेशन के पास AQI 441, 441 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी और वजीरपुर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में AQI लेवल
491 तक पहुंच गया है। एनसीआर के दूसरे शहरों का हाल भी आपको बता देता हूं, यह हाल और भी बुरा है। नोएडा में एक्यूआई लेवल 428, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में 498 है। हालांकि गाजियाबाद और गुरुग्राम में एयर क्वालिटी दिल्ली और नोएडा के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 398 और गुरुग्राम में 372 372 दर्ज किया गया है। हालांकि लखनऊ, कानपुर और आगरा जैसे शहरों में भी पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, लेकिन वहां हालात दिल्ली और नोएडा से तो बेहतर हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली आए तो उन्हें हवा का फर्क महसूस हो गया। आज गोरखपुर में योगी ने दिल्ली एनसीआर की स्थिति पर चिंता जताई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो 2 दिन पहले दिल्ली गए थे। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। उन्होंने देखा बाहर धुंध थी। उन्होंने सोचा सर्दी के कारण ऐसा मौसम है, लेकिन जैसे योगी हेलीकॉप्टर से बाहर आए तो उनकी आंखें जलने लगी, सांस लेने में तकलीफ हुई। योगी ने कहा कि गाजियाबाद पहुंचते ही उन्हें समझ आ गया कि दिल्ली के लोग कैसी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। और इसके बाद योगी ने वो कारण भी बताए जिनकी वजह से ऐसे हालात बने। जैसे मैं उससे उतरा, देखा मैंने कि बाहर आंखों में जलन हो रही थी। तो मैंने कहा ये धुंध तो नहीं है, ये केवल धुआं भी है, इसके साथ डस्ट पार्टिकल भी इसके साथ में है। फिर मैंने कहा भाई मोबाइल स्मार्टफोन निकाल के मैंने कहा भाई थोड़ा चेक करो कि नासा की सैटेलाइट इमेजेस क्या बता रही है, कहां पराली चल रही है, कहां पे औद्योगिक पॉल्यूशन के कारण ये समस्या खड़ी हुई है। पंजाब के ऊपर पूरी तरह रेड कलर से रंगा हुआ था, हरियाणा का भी उत्तरी क्षेत्र पूरी तरह रंगा हुआ था। और जैसे ही हवा का झोंका वहां से चला, दिल्ली पूरी तरह अंधकार में डूब चुकी थी। फसल की पराली जलाने का दुष्परिणाम क्या है कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गया है। एनसीआर के पूरे क्षेत्र में कोर्ट को बहुत सख्ती से वहां पे कानून लागू करना पड़ रहा है। ये चीजें क्या दिखाती है कि हमने विकास तो किया, लेकिन उस विकास के अनुरूप तकनीक हमने विकसित नहीं की। योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद पहुंचकर जो महसूस किया, वो दिल्ली एनसीआर में रहने वाला हर शख्स हर पल महसूस कर रहा है। लेकिन सवाल है, क्या किया जाए? योगी ने कहा यह पराली जलाने के कारण हो रहा है, लेकिन सवाल है कि दिल्ली और आसपास के जिन शहरों में पॉल्यूशन है, वहां तो पराली जलती नहीं। उन शहरों के लोगों का क्या कसूर? इन शहरों के लोग क्या करें? दिल्ली सरकार क्या करे? दिल्ली सरकार का कहना है कि उसके बस में जो है वो सब कर रही है। आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अफसरों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की, रोज करते हैं। आज की मीटिंग के बाद दिल्ली में ग्रैप स्टेज 3 के स्टेप लागू करने का आदेश दिया। ग्रैप का मतलब है पॉल्यूशन पर काबू पाने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ग्रैप की स्टेज 3 तब लागू होती है जब एक्यूआई लेवल 400 या इससे ज्यादा होता है। इसके तहत गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में पत्थर तोड़ने और माइनिंग के काम पर पाबंदी लग गई है। हालांकि बिजली, फ्लाईओवर, पाइपलाइंस और वाटर सप्लाई से जुड़े कंस्ट्रक्शन वर्क को परमिशन दे दी गई है। कुल मिलाकर 14 एक्टिविटीज पर रोक लगाई गई है। प्राइमरी स्कूलों को, जहां छोटे बच्चे पढ़ते हैं, 6 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली में BS3 की पेट्रोल और BS4 कैटेगरी वाली डीजल गाड़ियों पर भी रोक लगा दी गई है। मेट्रो के 60 ट्रिप बढ़ा दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक और CNG बसों की सर्विस बढ़ा दी गई है। सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग का आदेश दिया गया है। पॉल्यूशन के हॉटस्पॉट आनंद विहार, वजीरपुर, बुराड़ी और द्वारका जैसे इलाकों में मोबाइल स्मॉग गन से छिड़काव किया जा रहा है। जगह जगह पानी का छिड़काव भी हो रहा है। और यह सब करने के बाद गोपाल राय ने कहा कि सरकार तो स्टेप उठा रही है, लेकिन जब तक
आम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक पॉल्यूशन को कंट्रोल करना मुश्किल है। एक्सपर्ट से जो मैंने बात की है कि अभी जो स्थिति पूरे उत्तर भारत की बनी हुई है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, इन जगहों पर जो है वो तेजी के साथ स्मॉग जो है वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर डाउन जा रहा है, हवा की स्पीड एकदम से लो जा रही है। तो ये स्थिति अभी आगे भी बने रहने की स्थिति है। दिल्ली के लोगों से मेरा ये कहना है कि अगले जो 15 दिन हैं वो काफी क्रिटिकल हैं। इसलिए सरकार के प्रयासों के साथ साथ हम सबको सक्रिय होना पड़ेगा। जो पॉल्यूशन पैदा करने के सोर्स हैं उनको हमें कंट्रोल करने की तरफ सोचना पड़ेगा। सरकार अपने तरफ से लोगों के जिंदगी को बचाने के लिए हर कठोर कदम लेने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन सबके सहयोग के बगैर ये काम नहीं हो सकता है। गोपाल राय ने ये तो कह दिया कि दिल्ली के लोग सहयोग करें तभी पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि लोग करें तो क्या करें, कैसे सहयोग करें। क्या दफ्तर जाना बंद कर दें, बाहर निकलना बंद कर दें, घर में बैठ जाएं, या बाहर निकलकर सड़कों पर पानी का छिड़काव करने लगें। हकीकत यह कि फिलहाल जो हालात हैं उसमें आम लोगों का कोई रोल नहीं है। इस वक्त सरकार को ही एक्टिव होना पड़ेगा। हालांकि गोपाल राय ने डिटेल में बताया कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, लेकिन सरकार के उपाय कितने कारगर हैं इसकी हकीकत आज साफ साफ दिख गई। दिल्ली सरकार ने स्मॉग गन खरीदी थी, उसका कोई असर नहीं दिखा। केजरीवाल की सरकार ने 20 करोड़ की लागत से कनॉट प्लेस में एक स्मॉग टावर लगाया था। दावा किया गया था कि स्मॉग टावर हवा को साफ रखेगा, लेकिन यह तो बंद पड़ा है। बंद क्यों पड़ा इसकी वजह भी सुन लीजिए। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने कहा था कि जहां यह स्मॉग टावर लगाया गया है वहां इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस इलाके में पॉल्यूशन का लेवल उतना खतरनाक नहीं है। इसका इस्तेमाल दूसरे इलाके में होना चाहिए। इसलिए यह स्मॉग टावर 7 महीने से बंद पड़ा है। अब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा तो स्मॉग टावर को लेकर भी सियासत होने लगी। आज दिल्ली बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला गैस मास्क लगाकर कनॉट प्लेस के स्मॉग टावर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा यह स्मॉग टावर केजरीवाल के काम का नमूना है। केजरीवाल दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन दावों की हकीकत, उसका एग्जाम्पल ये स्मॉग टावर है। 7 महीने से ये दिल्ली का स्मॉग टावर, जिस पर 23 करोड़ रुपए खर्च किए गए दिल्ली वासियों के, ये बंद पड़ा है। और आज दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। आज दिल्ली में जगह जगह पर, अगर यहाँ पर देखें तो 500 से ऊपर एक्यू है, कुछ जगहों पर 700 बन चुका है। मतलब पूरी तरह से गैस चेंबर बन चुका है। ये हमें बताया गया था कि ये सोल्यूशन है पोल्यूशन का। अगर ये सोल्यूशन है, ये तो बंद है। पंजाब की पराली 740% बढ़ी है इनकी सरकार आने के बाद। वो बताएं कि वो बायो डिकम्पोजर का क्या हुआ। 23 लाख का बना था और 23 करोड़ उस पर खर्च हुए थे विज्ञापन पर। बायो डिकम्पोजर छिड़क कर पंजाब की पराली समाप्त करा देते। और दिल्ली के जो अंदरूनी कारण है प्रदूषण के, कंस्ट्रक्शन डस्ट, रोड का डस्ट, आप देखिए रोड पे कितनी डस्ट है, कहाँ पे स्वीपिंग हो रही है, एमसीडी इनके पास है। इसके अलावा व्हीकुलर पोल्यूशन, दिल्ली में कोई नई बसेस नहीं आई हैं। अब आएंगे, केंद्र पर दोष डालेंगे, उत्तर प्रदेश हरियाणा पर दोष डालेंगे। और ये बात सही भी निकली। जब बीजेपी ने केजरीवाल की सरकार पर हमला किया तो दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हरियाणा और यूपी पर हमला किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी के लोगों को थोड़ा ज्ञान हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को देना चाहिए, जहां पॉल्यूशन दिल्ली से ज्यादा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार, हरियाणा और यूपी की सरकारें सहयोग करें, तभी दिल्ली का पॉल्यूशन कम होगा, और यह काम बीजेपी कर नहीं रही। आप तथ्यों की बात करें, राजनीति की बात तो एक अलग है, मगर तथ्य आप भी जानते हैं और हर मीडिया चैनल जानता है कि जितने हालात नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खराब हैं, गुड़गांव में खराब हैं, फरीदाबाद में खराब हैं, उतने तो दिल्ली में भी नहीं है। वहाँ तो योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव के अंदर खट्टर साहब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जितनी गाड़ियां दिल्ली वाले चलाते हैं उससे ज़्यादा गाड़ियां गुड़गांव के अंदर और ग्रेटर नोएडा के अंदर लोग चलाते हैं। दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जिसके अंदर पिछले कई सालों से डीजल जनरेटर बैन है, आप सब देख सकते हैं।
और नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में चले जाइए, गुड़गांव में चले जाइए, सब जगह ज़्यादातर बिजली जो है जनरेटरों से आती है और डीजल जनरेटर से आती है। दिल्ली के अंदर ईंट के भट्टे बैन है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री बैन है, हमारे थर्मल पावर प्लांट वर्षों से बैन है। और जो आसपास के राज्य हैं, क्या उन्होंने थर्मल पावर प्लांट बैन किए? नहीं किए। हरियाणा में चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री दोनों में चल रही है। दिल्ली में सीएनजी बसें हैं और अब इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं। क्या यूपी ने इलेक्ट्रिक बसें ले आए? क्या हरियाणा इलेक्ट्रिक बस ले आया? लाया। मुझे लगता है कि ये मुद्दा सियासत करने का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे को दोष देने का नहीं है, ये वक्त मीन मेक निकालने का नहीं है। ये दिल्ली और एनसीआर के लोगों की जिंदगी का सवाल है। इस वक्त सारे नेता पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हर कोई पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का अपना अपना तरीका बता रहा है, लेकिन पॉल्यूशन हो क्यों रहा है? दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो क्यों रही है, ये किसी को नहीं मालूम। दिल्ली में पॉल्यूशन की कई वजह बताई जाती हैं। सबसे पहली वजह है दिल्ली की ज्योग्राफी। दिल्ली चारों तरफ से लैंडलॉक है, इसलिए उत्तर की तरफ से जब हवा चलती है तो पाकिस्तान से लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक से सारा पॉल्यूशन अपने साथ लाती है। दूसरी वजह बताई जाती है पंजाब और हरियाणा में पराली का जलना। इस वक्त बुआई का सीजन है, धान कट चुका है, खेत तैयार होने के लिए पाकिस्तान के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पराली जलाई जा रही है। इसका धुआं दिल्ली का दम घोट रहा है। हालांकि दिल्ली के पॉल्यूशन में पराली के धुएं का 20 से 25% कंट्रीब्यूशन होता है। फिर तीसरी वजह, दिल्ली में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। दिल्ली को कार कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दिल्ली में करीब 1 करोड़ गाड़ियां हैं। इनसे निकलने वाला धुआं भी दिल्ली में 17% तक पॉल्यूशन बढ़ाता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से उठने वाली धूल और फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाले केमिकल का धुआं भी दिल्ली की हवा को जहरीला बनाता है। पॉल्यूशन में इंडस्ट्री का योगदान करीब 11% है। रिहायशी इलाकों में ह्यूमन एक्टिविटीज से दिल्ली के पॉल्यूशन में 13% का इजाफा होता है। लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली की जहरी हवा के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया। गोपाल राय ने कहा कि वो तो प्रदूषण कम करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन यूपी और हरियाणा के पर्यावरण मंत्री ने चुप्पी साध रखी है और केंद्र के एनवायरमेंट मिनिस्टर तो गायब हो गए हैं। ये स्टडी कहती है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन होता है, उस प्रदूषण में 31% जो सोर्सेज हैं वो दिल्ली के सोर्सेज हैं। 69% जो पोल्यूशन है दिल्ली को, जो लोगों को झेलना पड़ता है, वो बाहर से आता है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदूषण बढ़ रहा है और उनका एक ही टेप रिकॉर्ड बज रहा है कि केजरीवाल जी की वजह से प्रदूषण बढ़ गया, केजरीवाल जी की वजह से प्रदूषण बढ़ गया। गाजियाबाद, नोएडा में, पूरे उत्तर प्रदेश में केजरीवाल जी ने प्रदूषण बढ़ा दिया। ये रिकॉर्ड आप देखो, आज की खबर है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में सबसे ज्यादा जो शहर है उसका नाम हरियाणा है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे मैं काम कर रहा हूं। मेरा हाथ जोड़ के विनती है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से कम इस समय तो सक्रिय हो जाइए। पता ही नहीं चल रहा है कि दिल्ली, देश के अंदर कोई केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय भी है। पूरा उत्तर भारत प्रदूषण के चपेट में है। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री चुप हैं, बोलने को तैयार नहीं है। क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कहां गायब है किसी को नहीं पता है। और भारतीय जनता पार्टी एक स्टेटमेंट जारी कर देती है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी से मुक्ति, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी से मुक्ति, हरियाणा की जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाती है उसे। अब देखिए राजनीति कैसे चाल बदलती है। गोपाल राय ने यूपी की बात की, राजस्थान की बात की, हरियाणा का भी नाम लिया, लेकिन पंजाब पर कुछ नहीं बोले। जबकि 2 साल पहले तक केजरीवाल की सरकार दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए पंजाब को ही मेनली जिम्मेदार ठहराती थी। लेकिन अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस पर तो केजरीवाल की सरकार इल्जाम नहीं लगा सकती। हालांकि पंजाब में कितने बड़े पैमाने पर पराली जलाई जा रही है, इसका कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। इस सीजन में पंजाब में पराली जलाने के करीब 10,000 मामले सामने आ चुके हैं। कल यानी 2 नवंबर को पंजाब में पराली जलाने के
1921 केस सामने आए थे, जो इस सीजन में सबसे ज्यादा है। पंजाब के संगरूर, तरनतारन, फिरोजपुर, मानसा और पटियाला जिलों में बड़े स्तर पर पराली जलाई जा रही है और इसका असर दिल्ली पर दिखाई दे रहा है। खुद पंजाब के शहरों का AQI लेवल भी बढ़ गया है। बठिंडा जिले का AQI 279 279, लुधियाना का 254 254 और अमृतसर का AQI लेवल 218 218 पहुंच चुका है। ये तीनों डेंजरस कैटेगरी में हैं। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे तो केजरीवाल बार बार उनको चिट्ठी लिखकर पराली जलाना रोकने की मांग करते थे। सिरसा ने पूछा, अब केजरीवाल भगवंत मान की सरकार को चिट्ठी क्यों नहीं लिखते? अरविंद केजरीवाल जी का हर साल का यही रोना धोना है। जैसे ही प्रदूषण आता है उसी वक्त अरविंद केजरीवाल जी या तो पहले पंजाब भाग जाते थे कि धुआं पंजाब से आ रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिख देते थे, आप इस धुआं को रोको। अब पंजाब में भगवंत मान की सरकार आ गई, अब वो धुआं पंजाब से हरियाणा में आ गया, अब हरियाणा से कहने शुरू कर दिया धुआं आ रहा है। सच्चाई ये है कि ये सारा पोल्यूशन जो है ये दिल्ली में मैक्सिमम दिल्ली से जनरेट हो रहा है। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने हर तरीके से बर्बाद किया। दिल्ली का पानी दूषित है, यमुना जी का, दिल्ली की हवा दूषित है, दिल्ली की सड़कें दूषित हैं। तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पंजाब सरकार के जहाज पर घूम रहे हैं और बस एक ही काम से अपनी जान छुड़ा लेते हैं, एलिगेशन लगा लो और अपना घर जाके सो जाओ। दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर आज कांग्रेस ने भी केजरीवाल और केंद्र की सरकार पर हमला बोला। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं ने मास्क पहनकर और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर प्रोटेस्ट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदूषण के बढ़ने के स्तर पर निपटने के लिए न तो केजरीवाल ने कुछ किया, न केंद्र की सरकार ने कोई स्टेप लिया। नतीजा यह कि दिल्ली वालों की जान पर बनाई है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि दिल्ली का दम घोटने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि न केंद्र सरकार ने वक्त रहते कदम उठाए, न केजरीवाल की सरकार ने। अरविंदर सिंह लवली ने कहा, यही हाल रहा तो दिल्ली का AQI 500 के पार होगा। कि जिस तरीके का पॉल्यूशन आज दिल्ली और NCR रीजन में हुआ है, जहां चिंता का विषय है, वहीं मैं समझता हूं कि इन दोनों सरकारों के लिए, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो दिल्ली की सरकार है, इनके लिए एक शर्मनाक विषय होना चाहिए। इन दोनों सरकारों ने कोई काम नहीं किया। हमारे नगर निगम के पार्षदों ने एक हफ्ता पहले भी इस सरकार को और नगर निगम के प्रशासन को चेताने की कोशिश की थी कि आप उचित कदम उठाइए और जल्दी कदम उठाइए ताकि पोल्यूशन से लोगों को राहत मिले। उसके बावजूद इन सरकारों के कानों में जूं नहीं रहेंगी। हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि वो समय दूर नहीं जब हम दिल्ली ग्रेड 4 में जाने की तैयारी जो है वो कर रही है। दिल्ली में सारे नेता राजनीति कर रहे हैं और दिल्ली के लोग हर सांस में जहर पीने को मजबूर हैं। दिल्ली की जहरीली हवा का असर दिखने लगा है। हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। बच्चों और बुजुर्गों का हाल सबसे ज्यादा खराब है। दिल्ली की हवा खराब होने से लोगों की सेहत बिगड़ने लगी है। हॉस्पिटल्स में सांस लेने में तकलीफ की शिकायत लेकर आने वालों की तादाद बढ़ गई है। इसके अलावा लोग खांसी, जुकाम, एलर्जी के लगातार शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बेहद खराब हवा का असर पूरे शरीर पर पड़ता है। इससे स्ट्रोक पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा स्किन, किडनी और लिवर पर पॉल्यूशन इफेक्ट करता है। डॉक्टर ने सलाह दी है कि बच्चों और बुजुर्गों को घर में ही रहना चाहिए। जो लोग बाहर निकलें वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। ये एक बहुत ही डेंजरस लेवल है। जब AQI 400 क्रॉस करने का मतलब है कि एक तरह से गैस चैम्बर है जिसमें हम वॉक कर रहे हैं। आप खुद देखिए, अगर बाहर निकलते हैं तो आपकी आंखों में जलन, नाक में पानी, गले में दर्द, ये हर किसी को हो रहा है। और जिनको तकलीफ है, जो ऑलरेडी जिनको सांस की तकलीफ है या हार्ट की तकलीफ है,
वो तो नंबर तादाद बढ़ गए हैं, उनके सिम्टम्स बढ़ गए हैं। हमारी ओपीडी एकदम से 20 to 30% अप शूट कर गई है। अगर हम इस हाल में बाहर निकलते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे लिए डेफिनेटली वो प्रदूषित एयर अंदर जाती है और वो जो बॉडी में जाएगी, क्योंकि एयर जो है वो ब्लड में जाएगी और हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी जाएगी, तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी यानी हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करेगी। तो हमारा ब्लड प्रेशर, हेडेक, सिर और सांस में दिक्कत, पेट में दर्द, इस तरह तरह के सिम्टम से हम गुजर रहे हैं। जब इस पोल्यूटेड एयर में काम करते हैं, अपने आप को कवर करके रखें, फेस कवर करके रखें, मास्क लगा के रखें, ताकि ये पोल्यूटेड एयर यानी प्रदूषित हवा को हम अंदर ना लेके जाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हम घर में रहें, अननेसेसरली बाहर ना जाएं। काम पे जाना तो जाना है, लेकिन अननेसेसरली जरा ना जाएं। हेल्थ एक्सपर्ट्स इस बात को कंफर्म करते हैं कि प्रदूषण का इतना हाई लेवल बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा घातक है। जो लोग बीमार हैं, खासतौर पर जिन्हें सांस की बीमारी है, ब्लड प्रेशर का इशू है, वो खास तौर पर अपना ख्याल रखें, क्योंकि जहरीली हवा उनके ऊपर सबसे ज्यादा बुरा असर डालेगी। ज़्यादा लोगों को खांसी, नज़ला ज़ुकाम, आँखों में पानी आना, आँखों में खुजली होना के सिम्टम्स, इसके साथ सांस में दिक्कत काफ़ी बढ़ गई है। ये सिर्फ जिनको सांस की पहले से बीमारियां उनमें नहीं, बाकी नॉर्मल जनता में देखा जा रहा है और हर एज के लोग इससे प्रभावित हैं। बच्चे और बड़ी एज के लोग ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होते हैं। तो इस टाइम अब टाइम आ गया है कि हम मास्क का रेगुलर यूज़ करें, ज़रूरत पड़ने पे ही बाहर निकलें और सुबह के वक्त जब फॉग ज़्यादा है तो उस टाइम पे हम घर से बाहर ना निकलें। ये कुछ वक्त क्रूशियल होने वाला है, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, डाइट अच्छी रखनी चाहिए, जिससे हम अपने आप को सेफ रख सकें। दिल्ली की हवा में जहर है, दिल्ली वाले करें तो क्या करें। दिल्ली छोड़कर जा नहीं सकते, सांस लेना बंद नहीं कर सकते और एयर पोल्यूशन को खत्म नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बता सकता हूं। ये मैंने कुछ साल पहले भी बताए थे। न परिस्थितियां बदली हैं, न उपाय बदले हैं। आईआईटी कानपुर की रिसर्च के मुताबिक कुछ प्लांट्स हैं, पौधे हैं जो आसानी से उपलब्ध हैं और ये पौधे घर की हवा को साफ करते हैं, उसे सांस लेने लायक बनाते हैं। आप नोट कर लीजिए। पहले पौधे का नाम है एरेका पाम। इसे लिविंग रूम प्लांट भी कहा जाता है। यह पौधा नर्सरी में 50 रुपए में मिल जाएगा। एरेका पाम न सिर्फ अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन देता है, बल्कि हवा में घुले फॉर्मल्डिहाइड को और कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव कम करता है। अगर एरेका पाम के 5 फीट के 4 पौधे आपके घर में हैं, तो घर के अंदर की हवा का 50% पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। इस पौधे को ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती। इसे 3 महीने में एक बार धूप में रखेंगे तो भी काफी होगा। हवा को शुद्ध करने वाला दूसरा पौधा है मदर इन लॉ टंग प्लांट। इसे बेडरूम प्लांट भी आप कह सकते हैं। कुछ लोग इसकी पत्तियों के आकार के कारण इसे स्नेक प्लांट भी कहते हैं। यह पौधा भी बहुत काम का है। ये दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। अगर आपके घर में 3 फीट के 6 स्नेक प्लांट हैं, तो ये पौधे 4 लोगों के परिवार के सांस लेने लायक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए काफी हैं। हवा को शुद्ध करने वाला एक और पौधा है मनी प्लांट। अब मनी प्लांट का नाम ऐसा है, ये शायद आपको पैसा तो नहीं देगा, लेकिन बीमारियों के इलाज में खर्च होने वाले बहुत सारे पैसे को बचा लेगा। मनी प्लांट की खासियत यह है कि इसे भी ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती, ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये आपकी केयर करता है। इसकी खासियत यह है कि हवा में घुले जहरीले कणों के प्रभाव को कम करता है, टॉक्सिन्स को खत्म करके फ्रेश एयर रिलीज करता है। और ये तीनों प्लांट जिनका नाम मैंने आपको बताया, आसानी से मिलते हैं, महंगे नहीं हैं, लगाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बार बार धूप में नहीं रखना पड़ता। इसलिए दिल्ली वाले इन पौधों को घर में जरूर लगा लें। एक बार फिर से पौधों के नाम आपको बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए। एरेका पाम, स्नेक प्लांट और मनी प्लांट। इन पौधों को घरों में लगाकर आप पूरे परिवार को पॉल्यूशन से काफी हद तक बचा सकते हैं। अगर ज्यादातर घरों में इस तरह के नेचुरल एयर प्योरीफायर होंगे तो शहर का पॉल्यूशन भी थोड़ा सा कम होगा। सरकार को जो करना है वो करेगी,
लेकिन कम से कम हम और आप मिलकर ये छोटा उपाय करके पॉल्यूशन को कम करने में योगदान दे सकते हैं। इस जहरीली हवा से अपने परिवार को बचा सकते हैं और बाहर की हवा को साफ करने में थोड़ी मदद कर सकते हैं। अब पॉलिटिकल पॉल्यूशन की बात करते हैं। इस वक्त ईडी के एक्शन को लेकर सियासी नेताओं के बीच जहरीली जुबानी जंग हो रही है। राजस्थान में ईडी के रेड से कांग्रेस के नेता बेहद परेशान हैं। आज राजस्थान में ईडी ने जयपुर से लेकर दौसा तक करीब 25 जगहों पर छापेमारी की। पता यह लगा कि ईडी की रेड्स जल जीवन मिशन में घोटाले के सिलसिले में हुई। ईडी की टीम आज सुबह सुबह जयपुर में जल जीवन मिशन से जुड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर सुबोध अग्रवाल के दफ्तर और घर में पहुंची। कई ठेकेदारों के घरों पर भी रेड हुई। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर महेश जोशी के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की। असल में जल जीवन मिशन मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत सरकार हर घर तक नल से पीने का पानी पहुंचा रही है। राजस्थान में इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास है। महेश जोशी इस विभाग के मंत्री हैं, इसीलिए उनके दफ्तर में भी ईडी की टीम ने रेड की। जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले की शिकायत बीजेपी के एमपी केरोलीलाल मीणा ने इसी साल जून में की थी। कुछ हफ्तों पहले भी ईडी ने कुछ अफसरों के यहां छापा मारा था। उस वक्त 2.5 करोड़ रुपए कैश, 1 किलोग्राम सोने की ईंट और घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज मिले थे। लेकिन अब चुनाव का वक्त है और आज रेड हुई, इसलिए यह मुद्दा सियासी बन गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पब्लिक मीटिंग में कहा कि बीजेपी ने राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन गिरा नहीं पाई। इसलिए अब चुनाव से पहले कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ईडी की रेड करवाई जा रही है। कानूनी राज कमजोर हो रहा है देश के अंदर। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं पॉलिटिशियन पर। आर्थिक अपराध करने वाले तो नाम ही नहीं आ रहा आजकल। तो 2-4 लोग बैठे हुए वहां, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी और मालिया वगैरह बैठे, लंदन के अंदर बैठे हुए हैं। पूरे देश के अंदर कोई आर्थिक अपराधी को नहीं पकड़ा जा रहा है। छापे पड़ रहे हैं, पॉलिटिशियन पे पड़ रहे हैं, विपक्षी पार्टियों में पड़ रहे हैं। देश भर के अंदर आतंक मचा रखा। हम खुद कहते हैं ये तीनों एजेंसी इंपॉर्टेंट है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। क्राइम करे जेल भेजो उसको, आर्थिक अपराधी है जेल में भेजो उसको। पर आप पॉलिटिशियन को छापे डाल डाल के नाम कर रहे हो, चालान पेश कर नहीं पा रहे हो, आप लोग फेल हो रहे हो सब जगह। अभी मेरे पास आंकड़े नहीं बता था मैं आपको, पूरी तरह 9 साल में फेल हो गई है। पर बदला लेने के लिए, सरकार गिराने के लिए ईडी का उपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स का उपयोग हो रहा है देश के अंदर। क्या हो रहा है देश के अंदर, ये आपको हमको सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। अशोक गहलोत ने चुनावी मंच से बीजेपी पर हमला किया, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर बोले। पवन खेड़ा ने कहा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां बीजेपी के फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन राजस्थान में इस टूल किट का जवाब मिल गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईडी के अफसरों को ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। बीजेपी सरकार प्रचारक, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब इनके सरकार प्रचारक, एनसीबी, सब ये तमाम जो इनको टारगेट दे दिया जाता कि चुनाव आ गया है, ये लिस्ट है, इनमें से किसको आप डरा धमका के भाजपा में शामिल करवा सकते हो, नहीं होते तो फिर इनको निपटाओ। ये एक टूल किट है। मैं इसको गुजरात मॉडल नहीं कहूंगा, ये टूल किट मोदी जी का अपना टूल किट है। अब राजस्थान में आए हो तो जवाब तो मिलेगा। कल मिल गया। सुना रात को यहां बड़े साहब ने कोई मीटिंग भी रखी थी, सुना है, पता नहीं आप लोग ज्यादा जानते हैं, इमरजेंसी मीटिंग थी कि जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको असली एजेंसी से कैसे बचाए। एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम कर रहा है, उसने बिल्कुल निर्भीकता से अपना काम किया, इनको पकड़ लिया, धर लिया 15 लाख में लेते हुए।
छत्तीसगढ़ में भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम एक्शन में है। ईडी ने रायपुर और भिलाई में रेड करके 5 करोड़ 39 लाख रुपए का कैश बरामद किया है। इसमें 3 करोड़ 12 लाख रुपए रायपुर के एक होटल की पार्किंग में खड़ी एसयूवी से मिला, जबकि 2 करोड़ रुपए के आसपास कैश भिलाई के एक घर से बरामद हुआ। दावा यह किया जा रहा है कि यह रकम महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर ने यूएई से छत्तीसगढ़ भेजी है और इसका इस्तेमाल चुनावी खर्च में होना था। भिलाई के जिस शख्स के घर से 2 करोड़ रुपए मिले हैं उसका नाम असीम उर्फ बप्पा है। वो एक पार्षद का ड्राइवर है। जांच में असीम ने यह कबूल किया कि ये पैसे महादेव ऐप के प्रमोटर ने अरेंज किए हैं और इसे किसी बघेल नाम के पॉलिटिशियन को भेजा जाना था और ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में रहता है। इस ड्राइवर के पड़ोसियों ने जब ईडी की टीम को देखा तो उन्हें लगा कि कोई बीमार है जिसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए लोग आए हैं। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ड्राइवर के घर से करीब 2 करोड़ मिले हैं तो पड़ोसियों को भी यकीन नहीं हुआ कि इतना पैसा ड्राइवर के पास कहां से आया। हम तो यहीं थे, 4:30 बजे करीबन ईडी आई। 10-15 लोग सिविल में थे, ऐसा भीड़ था। हम लोग सोचे किसी का तबीयत खराब हुआ होगा तो आए होंगे, तो नॉर्मली हमको दुर्ग जाना था, चले गए। तो बाद में करीबन 1.5-2 घंटा बाद पता लगा कि करोड़ों रुपया अंदर है। तब तक पुलिस भी आ गई, किसी को चढ़ने उड़ने नहीं दिया गया। ऐसा है। अभी इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन टाइम में तो पैसा भी दिखते हैं और नेता लोग भी यहाँ दिखते हैं और ऐसा सब है। बहुत रात को करीबन 1:30 बजे तक थी ईडी यहाँ पे, 10 बजे तक थी। पुलिस वाले लोग 1:30 बजे करीबन गए यहाँ। कभी ऐसा शक हुआ कि इतना घर के अंदर इतना पैसा? नहीं, हम लोग तो सब ताजुब हो गए कि बाप रे इतना पैसा। खैर बोलने से समझ में आया कि जानकारी दिए पुलिस वाले, या वैसे सब लोग का हल्ला कि करोड़ों रुपया ऐसा बता रहे हैं। ईडी की रेड्स हुई, कैश बरामद हुआ तो कांग्रेस के नेताओं ने तुरंत बीजेपी पर इल्जाम लगाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट करके सस्पेंस क्रिएट कर दिया। भूपेश बघेल ने लिखा, थोड़ा इंतजार कीजिए, जिसके साथ जो हुआ है वही देखने को मिलेगा। जिसके साथ हुआ है वो खुद अपना अनुभव बताएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि न ईडी बोलेगी न सीडी बोलेगी, अब सारा सच ये पेन ड्राइव बोलेगी। आज प्रमोद को लेकर भी थोड़ा देर और इंतजार करिए। पेन ड्राइव का तो अभी भी लोगों को इंतजार है। लेकिन अमित शाह आज रायपुर में थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया, जनता से कई वादे किए। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने ईडी के एक्शन पर बार बार सवाल उठाए थे, पेन ड्राइव के जरिए बरामद किए गए पैसे की हकीकत उजागर करने का दावा किया था, इसलिए अमित शाह ने करारा जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि झूठा प्रचार करने में, बेवजह माहौल बनाने में और फर्जी खबर उड़ाने में भूपेश बघेल का कोई जोड़ नहीं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के लोग उनकी असलियत जानने लगे हैं, इसलिए इस तरह के दावों से कुछ नहीं होगा। भूपेश जी की प्रकृति है ऐसे, और ये तो मानना ही पड़ेगा, झूठा प्रचार करने में पूरे भारत में उनका कोई सानी नहीं है। गलत सीडी बनाना, फर्जी सीडी बनाना, फर्जी पेन ड्राइव बनाना, फर्जी अखबार में समाचार प्लांट करना, इसमें इनको सिद्धता है। एक वातावरण बनाकर उन्होंने 5 साल के लिए सत्ता ली, और ये 5 साल में क्या हुआ? 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, 540 करोड़ का कोयले के परिवहन का घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री अन्न योजना में कोरोना के समय में हजारों करोड़ का घोटाला किया। और मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कभी भी देश भर में कहीं पर भी, और आज भी होने के बाद भी, गोबर में कोई घोटाला कर सकता है ऐसी सक्षमता नहीं दिखी है। यहाँ पर गाय के गोबर में भी घोटाला करने का काम इन्होंने किया। 1300 करोड़ का गोठान घोटाला किया, 600 करोड़ का पीडीएस घोटाला, 5000 करोड़ का अभी तो
शुरुआती जांच है महादेव ऐप का घोटाला, जिनके कारण उनकी नींद उड़ी हुई है। अब से थोड़ी देर पहले भूपेश बघेल के लिए एक बुरी खबर आई है। ईडी ने एक बयान जारी करके कहा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर की तरफ से भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ईडी का दावा है कि पार्षद के ड्राइवर असीम उर्फ बप्पा के घर से ईडी ने 5 करोड़ 39 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। ईडी ने असीम को कैश कुरियर बताया है और उसको गिरफ्तार कर लिया है। ईडी का कहना है कि असीम ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसने अलग अलग वक्त पर भूपेश बघेल को कुल मिलाकर 508 करोड़ रुपए पहुंचाए हैं। ईडी ने अपने बयान में यह भी बताया कि उनको भूपेश बघेल को पैसे देने के कुछ सुराग शुभम सोनी के ईमेल से मिले हैं, जिसकी जांच के दौरान पड़ताल की गई थी। शुभम सोनी महादेव ऐप का एक बड़ा अधिकारी है। ईडी का यह बयान कानूनी तौर पर भूपेश बघेल की मुश्किलें तो बाद में बढ़ाएगा, लेकिन चुनाव में उनकी मुसीबत अभी से शुरू हो जाएगी। फेमस यूट्यूबर एल्विस यादव एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव के खिलाफ रेव पार्टियों में सांपों का जहर मुहैया कराने के मामले में केस दर्ज किया है। एल्विस यादव के अलावा 5 और लोगों के नाम भी एफआईआर में हैं। इन 5 को गिरफ्तार करके 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, लेकिन एल्विस यादव फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मामला नोएडा के सेक्टर 51 का है। पुलिस को खबर मिली थी कि सेक्टर 51 में एक बैंकेट हॉल में पार्टी होने वाली है और उस पार्टी में इस्तेमाल के लिए सांपों के साथ सांपों का जहर भी लाया गया है। इसके बाद पुलिस ने रेड की तो वहां 9 सांप बरामद हुए। उन 9 सांपों में से 5 कोबरा, 1 अजगर और 1 रेड स्नेक शामिल था। पुलिस ने करीब 20 मिलीमीटर स्नैक वेनम यानी सांप का जहर भी बरामद किया। पकड़े गए लोगों ने दावा किया कि एल्विस यादव ने पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्हें बुलाया था और इसके बाद एफआईआर में एल्विस यादव का नाम भी डाल दिया गया। देखिए, इसमें एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिसर के नाम से जो गौरव गुप्ता हैं, लक्ष्मी नगर रहने वाले, उन्होंने एक एफआईआर पंजीकृत कराई है कि उन्होंने एल्विस यादव से संपर्क किया था कि उन्हें सांपों की व्यवस्था करने के लिए, तो उन्होंने एक राहुल यादव नाम के व्यक्ति का नाम दिया था, जिससे उन्होंने संपर्क करके उनको बुलाया था और कहा था कि ये सांप को का विष निकाल करके उसे रेव पार्टी में यूज करते हैं। इस पर फॉरेस्ट की टीम और पुलिस टीम भी गई थी, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 9 सांप बरामद हुए हैं। जो 5 लोग पकड़े गए हैं उनके बारे में पुलिस को जानकारी मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल्स ने दी थी। इस मामले में एफआईआर भी पीएफए की तरफ से दर्ज करवाई गई है। मेनका गांधी ने कहा कि उनके एनजीओ की नजर कई दिन से एल्विस यादव पर थी, क्योंकि वो सांपों के साथ वीडियो बनाता था। इसी के बाद उसे फॉलो करना शुरू किया गया और आखिरकार आज हकीकत सबके सामने आ गई। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है। संगीन जुर्म माना जाता है। शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। जब से एल्विस यादव वाली खबर आई, लोगों के मन में सवाल उठने लगे, आखिर सांप के जहर का पार्टी में क्या काम? ज्यादातर लोग तो ये जानते हैं कि सांप का जहर खतरनाक होता है, इससे इंसान की मौत हो जाती है, तो पार्टी में इसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? इसका जवाब भी मेनका गांधी ने दिया। जब आप वेनम निकालेंगे तो ये कुछ खा नहीं पाते, और जब वो खा नहीं पाते वो भूख से मर जाते। तो आप जब वेनम निकालते हो तो मान लो कि जानवर भी मर गया, और इस देश में
बहुत कम कोबरा और बहुत कम पाइथन्स रह गए। इसीलिए सरकार ने इनको शेड्यूल 1 पर डाला। इनको पकड़ना, इस्तेमाल करना, ओन करना संगीन जुर्म माना जाता है। जब लोग इस्तेमाल करते हैं स्नेक वेनम को, ये चाहते हैं कि हाई हो जाए। हाई उनका क्यों होता है? क्योंकि उनकी किडनी फेलियर में जाती है। लिवर एंड किडनी फेल्स, दैट इज व्हाई द ब्रेन बिकम्स डिजी। तो आप 2-3 दफा स्नेक वेनम ले लें और उसके बाद बाकी जिंदगी अस्पताल में बिता लें। मैम, एलविश यादव का बयान आया है अभी और उन्होंने कहा कि मैं पुलिस जांच में सहयोग करूंगा, ये आरोप झूठे हैं, मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं। इसीलिए तो फरार है। मेनका गांधी को दिए गए जिस जवाब का जिक्र रिपोर्टर्स कर रहे थे, एलविश यादव ने वो तुरंत दे दिया था। पहले ट्वीट किया था, फिर वीडियो मैसेज जारी कर दिया था। अपने ट्वीट में एलविश ने लिखा कि इस्कॉन पर इल्जाम लगा दो, मुझ पर इल्जाम लगा दो, ऐसे मिलता है टिकट लोकसभा का। एलविश यादव इस्कॉन वाले जिस मामले का जिक्र कर रहे हैं, उसमें मेनका गांधी की संस्था ने इस्कॉन पर गायों के रखरखाव ठीक से न करने का आरोप लगाया था, जिस पर इस्कॉन ने मेनका गांधी की संस्था को 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। मेनका गांधी लोकसभा की मेंबर भी हैं और इस बात की चर्चा है कि शायद उन्हें इस बार टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए एलविश यादव ने इसका भी इस्तेमाल किया। बाद में एलविश यादव ने वीडियो मैसेज रिलीज करके कहा कि अगर उसका इस मामले में 1% भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो हर सजा भुगतने को तैयार है। मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एलविश यादव अरेस्ट हो गए, एलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एलविश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। ये अच्छी बात है कि एलविश यादव ने कहा कि वो अपनी जांच कराने के लिए तैयार हैं, सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और हमें इंतजार करना चाहिए नोएडा पुलिस की जांच का, इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन वो पकड़ में इसलिए आए क्योंकि वो सांपों को गले में डालकर वीडियोस बनाते हैं। असल में आजकल रील्स बनाने के चक्कर में, अपने अपने यूट्यूब चैनल चलाने के चक्कर में कई बार लोग अजीबोगरीब काम करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हिट्स पाने के लिए वो ये भूल जाते हैं कि देश में नियम कायदे क्या हैं, कानून क्या हैं, समाज के एथिक्स क्या हैं, और सबसे बड़ी बात, देश का नागरिक होने की जिम्मेदारी क्या है। मुझे लगता है कि सांप सपेरों को बुलाने का काम इसी चक्कर में किया गया। सांप के जहर की बात ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए की गई। यूट्यूब चैनल चलाना गलत नहीं है, रील्स बनाना गलत नहीं है, लेकिन अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाने के चक्कर में, इस माध्यम से पैसा कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करना गलत है। इसीलिए कहा गया है, ये भाई जरा देख के चलो। इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है, उसके बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज तीसरी बार तेल अवीव पहुंचे। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वॉर कैबिनेट के मेंबर्स के साथ बात की। इजराइल ने कहा कि उसकी फौज गाजा सिटी को पूरी तरह से घेर चुकी है। अब हमास के हेडक्वार्टर, कंसंट्रेशन पॉइंट्स और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया जा रहा है, और जब तक इसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक सीज फायर का सवाल ही पैदा नहीं होता। इजराइल ने कहा कि पिछले कुछ घंटों में हमास के 130 आतंकी मार गिराए गए हैं। हमास ने जिन सुरंगों में अपने सारे हथियार, गोला बारूद और रसद जमा किया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर तबाह किया जा रहा है। हालांकि इजराइल ने यह भी माना कि इस जंग में इजराइल को भी काफी नुकसान हुआ है। इजराइल के 241 सैनिक अब भी हमास के कब्जे में हैं, जबकि करीब 2 दर्जन इजरायली फौजी जंग में शहीद हो गए। इस बीच हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह ने बयान जारी करके कहा कि इस बार इजराइल से आर पार की जंग होगी। नसरुल्लाह ने कहा कि अमेरिका की शह पर इजराइल कई साल से फिलिस्तीन में कत्लेआम कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस
कुछ कर नहीं पा रहा। अरब के इस्लामिक मुल्क तमाशा देख रहे हैं। ऐसे में अब हमास और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल का हिसाब करेंगे।